Hello students, this is a on-demand video for you on gravitation. ग्रेविटेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टार्टिंग की बातें तो इसकी बिल्कुल नाइन्थ की तरह ही हैं. ये फॉर्मूले के साथ आप वेरी मच फेमिलियर हो. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है इसको. ये फार्मूला आपने बहुत बार डिस्कस किया है और इस फार्मूले के बेस पे हम पूरी ये वाली ग्रेविटेशन की साइंस को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. Every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of the masses of the particle and inversely proportional to the square of the distance between them. ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये G is a universal constant. Universal constant की इतनी बड़ी खासियत है कि आप स्पेस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए देख लो, छोटे से एटम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख लो, न्यूक्लियस के अंदर देख लो, एवरीवेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट एंड एवरीवेयर this G, constant G, has the same value 6.67 into 10 raised to power minus 11 in SI units. In SI units. तो इसके अंदर ये सब आपने बातें समझनी है. पॉइंट वर्थ नोटिंग इसमें आपने नोट कर सकते हो. अच्छी चीज़ें हैं सही सीखने वाली. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम 12th में पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी इसी तरह का कांस्टेंट आएगा K. ठीक है, K कांस्टेंट आएगा. लेकिन वो जो K कांस्टेंट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है. तो इसलिए ये नहीं है. इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर. ये कंजर्वेटिव है ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस ऑफ निग्लिजिबल वॉल्यूम. जिनका वॉल्यूम क्या, पॉइंट मासेस पता ही है आपको क्या होता है. For spherical bodies, the whole mass can be assumed to be concentrated on its center of mass. Spherical bodies हम कंसिडर करने वाले हैं. आपको मालूम है अर्थ को भी हम स्फेरिकल ही मानेंगे बाद में. ठीक है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती अर्थ, लेकिन तब भी हम इसको स्फेरिकल की तरह ही ट्रीट करेंगे अपने एनालिसिस में इस चैप्टर के अंदर. इसलिए उसने लिखा है कि अगर जब हम अर्थ जैसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे, तो उस समय हम अर्थ इन स्फेरिकल बॉडीज़ के केस में, अब ये तो पॉइंट मास तो मान नहीं सकते इतनी बड़ी अर्थ को हम, तो इसलिए तब हम क्या मानेंगे, तब हम मानेंगे क्या, दैट इज़ द ट्रूथ एक्चुअली, कि जो सेंटर ऑफ मास पे इसका होल मास इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एंड हम वहाँ से उस मतलब सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे कि पूरी की पूरी अर्थ वहाँ है सेंटर ऑफ मास पे, और हम पूरी अर्थ को एज अ पॉइंट मास कंसिडर करेंगे विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी. इसमें अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो बताने वाला था. आगे बढ़ते हैं. इफ वन ऑफ द बॉडीज इज अर्थ देन द ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी. ये छोटी सी बात, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर. फिर हम जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो मैंने क्या बोल दिया आपको, क्या क्या अंडरस्टैंड कर लिया हमने. ग्रेविटी की बात जब हमने की तो अर्थ की बात आ गई. जब अर्थ की बात आ गई तो हम लोग, ये फोर्स का फॉर्मूला है. ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जब हम बात करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 की जगह मैंने मास ऑफ द अर्थ लिख दिया. m आ गया मास ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अपॉन अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब ये अर्थ है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक मास पड़ा हुआ है. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ मास पड़ा है. तो अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना है. आपको लगेगा डिस्टेंस कैसे यार, ये तो बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो डिस्टेंस कैसे हम पता लगाएंगे. तो डिस्टेंस आपने यहाँ से नहीं देखना है, आपने डिस्टेंस देखना है सेंटर ऑफ अर्थ से. सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस होगा, r. याद रखना है, एक बड़ी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ये ध्यान देना जरा, कि कहाँ पे ये r जो है वो रेडियस होता है और कहाँ पे वो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज होता है. इसलिए जब हम फॉर्मूला जो हमें न्यूटन ने सिखाया था उसके अंदर था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. देयर r वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. क्या यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज नहीं है क्या, बिल्कुल यहां पे भी वही है, लेकिन वो बाई चांस डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज हेयर कम्स आउट टू बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो रेडियस ऑफ द अर्थ, इसलिए हमने क्या लिख दिया, जी mm अपॉन आर स्क्वेयर. ये आपकी वैल्यू बन गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कैपिटल M हेयर रिप्रेजेंट्स, नाउ द कैपिटल M हेयर रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द अर्थ. स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं. एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ हेयर. नाउ यू कैन से बाई चांस डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द रेडियस कम्स आउट टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज.
तो इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि अगर हम इस m से डिवाइड कर दें, इसको यहाँ m से, यहाँ फोर्स को m से डिवाइड कर दें तो ये m यहाँ से गायब हो जाएगा। और हमें मालूम है कि f अपॉन m एक्सेलरेशन होती है, और ये पर्टिकुलरली ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ये एक्सेलरेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज ऑफ अर्थ की वजह से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, g कम्स आउट टू बी, और ये g का फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये यहां से पहली स्टोरी स्टार्ट यहां से होती है इस चैप्टर की। और अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, कि जी कैसे कैसे चेंज होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो आपने जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, होंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बीच में आपको बताऊंगा कि क्या जी पूरे अर्थ पे एक जैसा रहता है, क्या मैं अर्थ से थोड़ा ऊपर चले जाऊं, कोई 1-2 किलोमीटर ऊपर चले जाऊं, वहां पे भी जी की वैल्यू क्या सेम रहेगी? अगर मैं गड्ढा खोद दूं और सीधा अंदर चले जाऊं अर्थ के, तो क्या जी की वैल्यू वही रहेगी? क्या जी पे वैसे भी अगर मैं कहीं ना जाऊं, मैं अपने यहीं पे बैठा हूं, तो क्या जम्मू में बैठा हुआ बंदा और अमेरिका में बैठा हुआ बंदा क्या सेम जी की वैल्यू फील करता है? तो ये सब चीज़ों, इक्वेटर पे क्या जी की वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक अंडर कंसिडरेशन एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इसलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है और उसको बड़े अच्छे से हम सीखेंगे। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देता हूं आपको, लेकिन तब भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ हमने स्फेरिकल मानी थी, लेकिन एक्चुअली स्फेरिकल नहीं होती, वो तो इस तरह की होती है। तो क्या इस तरह की होती है? क्या लिखा हुआ? द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज समवट फ्लैट एट द पोल्स, इट इज समवट फ्लैट एट द पोल्स। ये देख लो, फ्लैट हो गई ना, ऐसे हम सोचे था, अब तुमने यहां से भी फोर्स लगाओ और यहां से भी फोर्स लगाओ, ये फ्लैट हो गई, ऐसे एग शेप्ड होती है, पढ़ा होगा आपने पहले भी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका मतलब जो तुम स्फीयर मान रहे थे, जो रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे, रेडियस तो भाई बात आप कर सकते हो सिर्फ किस में, स्फीयर में। अगर इधर भी बात करना चाहते हो रेडियस की, तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ क्या दिखाई देगा? इस ऐसी जैसी शक्ल में क्या दिखाई देगा? यहाँ रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस कम है। ठीक है, जहाँ रेडियस कम है उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू क्या आएगी? जी की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है कहाँ पे? इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल्स पे, अगर हम शेप को कंसिडर करें तो। ठीक है, सिर्फ शेप की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आर है वो मैक्सिमम कहाँ है? आपको अभी दिखाया मैंने, कहाँ पे? इक्वेटर पे, और मिनिमम कहाँ है? पोल्स पे। इसलिए इस वजह से, ऐसा नहीं बोलना ऐसा होता है जी में, ठीक है, इस वजह से, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, शेप ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से क्या कहा मैंने कि जी की वैल्यू जो है वो मिनिमम इक्वेटर पे है और मैक्सिमम जो है वो कहाँ है? पोल्स पे है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको मैं टाइम लगाऊं बताने में। ठीक है, इसमें ये आपकी अर्थ है, आपने अब अपने मास को ऊपर ले लिया, पहले आपने यहाँ रखा था, अब आपने बॉडी जो मास है वो ऊपर ले ली h, तो आपका जी डैश, अभी आपको पता है जी का फॉर्मूला क्या पड़ा था? जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो जी का फॉर्मूला क्या बन गया? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। सिंपल बात है, आर स्क्वेयर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वेयर जैसे ही कॉमन लिया तो ये फैक्टर नज़र आया, जब ये वाला फैक्टर नज़र आया तो आगे देखो क्या होगा इसमें, देखो क्या दिखा, ये इसको हमने ये लिख दिया, सामने सामने दिखाई दे रहा है, जो डी डैश की वैल्यू वो जी से कम होगी, क्योंकि अब डिनोमिनेटर आपका बढ़ गया। डिनोमिनेटर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? वैल्यू कम आती है, वैल्यू कम आती है तो जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी। एग्जैक्ट जब हमने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाई तो हमारे को ये रिजल्ट मिला। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस एच अपॉन आर का रेज टू पावर -2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, फिर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर। ठीक है, वो मैं ले नहीं रहा हूं, मैंने लिखा है कि हायर पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज बाइनोमियल थ्योरम एंड निग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, मैंने लिख दिया हुआ यहाँ ब्रैकेट में, इनफ है। जिसको नहीं भी समझ आए बाइनोमियल, ये याद कर लो फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, जिसको नहीं भी पता है बाइनोमियल, कोई बात नहीं। फिर आती है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये थोड़ा समझाने वाला ज़्यादा है, इसमें ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे आप क्या क्या चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। देखो, ये अर्थ थी, मैंने यहां से गड्ढा खोदा और मैं यहां समहाउ इधर पहुंच गया अंदर। अर्थ के सामने तुम अपने आप को एक चींटी जैसा समझो, ठीक है, अपनी हाइट को बिल्कुल जीरो मानो। तो जब मैं इधर पहुंच गया तो मैंने क्या इमेजिन किया, मैंने ये इमेजिन किया कि यार अब तो ये मेरे लिए ये दो बॉडीज हो गई। जब मैं अंदर घुसा ना अर्थ के, तो मेरे लिए अब ये दो बॉडीज हैं, पता कौन सी? एक वो जिसके अंदर मैं आ चुका हूं, एक हॉल, ये इस तरह का शेल बन गया जिसके मैं यहां पे खड़ा हूं।
ठीक है, और एक वो जिसके मैं ऊपर खड़ा हूं ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही बन गया ना, अल्टीमेटली अल्टीमेटली यही बना। ठीक है, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आपने ऐसे ही लिखना होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अभी आपने पढ़ी नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है। फॉर द टाइम बिंग प्लीज मैनेज करना सीखो। ठीक है, तो अब आप जब जब यहां पे पहुंचे हो तो आपने क्या बोला कि ये जो बॉडी है ना, ये वाली, इसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होगी। ये याद रखना है। इसको शेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आपने याद रखना है कि अगर आप किसी शेल के अंदर प्रेजेंट हो और आपको कोई पूछे कि भाई आपके ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है ये शेल, तो यू सिंपली से जीरो लगा रहा है। ये वाला मास आप पे जीरो फोर्स लगाता है, और सिर्फ जो फोर्स लगाता है वो ये वाला मास है। जब हम डेप्थ का पढ़ रहे थे ना, तो हम जब हाइट का पढ़ रहे थे तो हमने बोला यार हम जब ऊपर जा रहे थे तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, तो इसलिए जी की वैल्यू कम हो रही थी। लेकिन अब तो तुम सेंटर के पास जा रहे हो। जब तुम सेंटर के पास जा रहे हो तो अब क्या होगा? अब सेंटर के पास जाने से क्या होगा बताओ? सेंटर के जब तुम पास जा रहे हो तो तुम्हें लगेगा यार आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आर की वैल्यू कम हो रही है तो इसका डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज कम हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जी बढ़ेगा। बट टू आवर सरप्राइज जी कम हुआ। वो जी कम क्यों हुआ? क्योंकि अब जो मास जी एम अपॉन आर स्क्वेयर आपका फॉर्मूला था ना, ये आर तो मैं एग्री करता हूं चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो एम है ना मास, ये भी चेंज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर तो डिक्रीज कर रहा है बट न्यूमरेटर भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आपके जी की वैल्यू अंदर जाते टाइम भी कम होने वाली है। वो मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली कैसे किया जा सकता है। हमने क्या करना था, ये एम डैश पता क्या है? ये एम डैश है वो स्फीयर जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं तो अब उसी के लिए कंसर्न हूं सिर्फ। क्योंकि मेरे जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो नया जी डी लिख दो उसको, जी डी, डेप्थ के कारण जो जी आया नया, वो किसके बराबर आया? वो तो आया जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये मास कौन सा लेना है? आप तुमने मास वो लेना जिसके ऊपर तुम खड़े हो। शेल वाला मास तो गायब हो गया, इसलिए जिसके ऊपर तुम खड़े हो उसको कैसे निकालेंगे भाई? उसका रेडियस कितना है पहले ये बताओ, जिसके ऊपर तुम हो? आर माइनस डी। इसका रेडियस कितना है? आर माइनस, पूरी अर्थ का कितना था? आर। तुम अंदर चले गए अब, तो वो जो जिसके स्फीयर के ऊपर तुम खड़े हो, अगर जिसने लेदर की बॉल देखी होगी ना वो इसको इमेजिन कर सकता है। लेदर की बॉल को जब तुम खोलो ना, उसके अंदर एक गोली होती है छोटी सी, जिसको हम गोली बोलते थे। ठीक है, तो उस गोली के ऊपर तुम खड़े हो, तो मतलब उस लेदर की बॉल को जब तुम खोलो तो तुम समझ लो उस गोली के ऊपर तुम खड़े हो, और जो तुम्हारे ऊपर वो जो लेदर है वो क्या है? दैट एक्ट लाइक ए शेल। ठीक है, वो जो शेल है उसके कारण तुम्हारे लिए जो ग्रेविटी तुम्हारे ऊपर लग रही है, उस शेल के कारण वो जीरो है, और तुम्हारे ऊपर जो ग्रेविटी लगा रहा है वो कौन है? वो गोली। समझ आई बात? तो इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने देखी होगी लेदर की बॉल। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इस बात पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये दिस इज एम डैश। एम डैश किसके बराबर हो गया? एम डैश किसके बराबर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं यार, डेंसिटी तो सारी सेम है ना अर्थ की, मान के चल रहे हैं, होती नहीं है, सेम मान रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी सेम ले लो। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आपको मालूम है पाई आर क्यूब। तो ये होगी डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वॉल्यूम बच गया है, अब जो वॉल्यूम बच गया उसका क्या वॉल्यूम होगा? ये लिखा है मैंने 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर बचा कितना है? आर माइनस डी। कुछ नहीं मुश्किल है इसमें। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। एम डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, वहां से कुछ कटकुट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर आती है? ये देखो मैंने लिखी, समझ आ गया तुम्हें? ये भी ये बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। और अगर कोई स्टेप नहीं समझ आएगा फिर बात कर लेंगे, बट इसमें बाकी कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन है। फिर ये जी डैश किसके बराबर आया? ये देखो, एम से डिवाइड कर दो, ये लिखा है मैंने, सब एक एक चीज़ लिखी हुई है, ये बन गया। यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमने, तो अल्टीमेटली आपका जो जी डैश आया, जिसको मैं जी डी भी बोल सकता हूँ, वो इसके बराबर आया। फिर यहाँ से यहाँ पे एक बात पता चलती है, अगर कोई यार बिल्कुल आर तक पहुँच जाए, बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंच जाए, कितना डेप्थ खोद दी उसने? रेडियस के बराबर। तो आर अपॉन आर कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। तो अल्टीमेटली जी डी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। यहां से पता चल जाता है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई पहुंच गया तो उसकी ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज इक्वल टू 0। ये बात, इसको फॉर द टाइमिंग अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया एक्सिस वाला। ये भी बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको बताता हूं क्या एक अर्थ जो है ना, कोई भी अर्थ जो है, मैं आपको सिंपली बता, मैंने पहले भी आपको डायग्राम्स भी भेजी थी और उधर भी बताया था क्या, कि अर्थ को आप इस तरह से इमेजिन करो। ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? मैंने, आपको लग रहा होगा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ये बेसिकली स्फीयर है, अर्थ है ये तो स्फीयर है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया। आप समझना 2D होता क्या है, 2D में ऐसे ही किया जाता है।
मैं बना क्या रहा हूं सर्कल, बोल क्या रहा हूं स्फीयर, क्योंकि स्फीयर बना नहीं सकता यार इधर, तो इसलिए क्या बना क्या रहा हूं, बना सर्कल रहा हूं, बोल स्फीयर रहा हूं। इसलिए क्यों पता है, क्योंकि जब तुम फ्रंट में देखते हो ना किसी स्फीयर को, तो वो जब उसकी जो शैडो पड़ती है, शैडो समझ लो, शैडो, शैडो इज अ बेटर वर्ड है यार, शैडो, तुम स्फीयर की जब एक बॉल पकड़ो और शैडो बनाओ जरा दीवार पे, उसकी कैसी बनती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी टॉर्च लगाना उसके पीछे, ठीक है, लाइट बिल्कुल पीछे लगाना, तो बिल्कुल अगर टेढ़ी मेढ़ी लगाओगे तो वो अलग शक्ल बन जाएगी उसकी, एलिप्स जैसा बन जाएगा वो, लेकिन अब बिल्कुल पीछे रखोगे तो बिल्कुल जो शैडो बनेगी वो कैसी बनेगी, शैडो सर्कल बनेगी, तो दिस इज लाइक अ शैडो। और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करो, जब तुम उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करोगे ना इक्वेटर वाला, तो वो शैडो में कैसे दिखेगा, लाइन दिखेगी, बता देता हूं तुम्हें, वो भी करके देख लेना, सर्कल जो बनाएंगे वो सर, तो इसलिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, दिस इज बेसिकली सर्कल, ठीक है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल के क्या हो रहे हैं, ये रेडियस कम है, इन सर्कल्स के रेडियस कम है, ये मैंने सर्कल यहां डॉटेड में बनाया हुआ, अच्छा नहीं बना हुआ लेकिन बनाया है। और हम जब, मैंने बोला था ना आपको, कुछ लोग इक्वेटर पे रहते हैं, कुछ लोग इस सर्कल पे रहते हैं, कुछ लोग इस सर्कल पे रहते हैं, तो हर बंदा एक अलग अलग सर्कल पे रहता है, हर बंदा एक अलग अलग सर्कल पे रहता है। और जब हर बंदा अलग अलग सर्कल पे रहता है, तो ये देखो, अब यहां पे डायग्राम को देखो जो मैंने बनाई है, ये देखो, ये आपका ये आ गया, ये हमने हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है इसके ऊपर, ये पी, हम बोलेंगे ये पी है, इसके इसकी इसकी ग्रेविटी के बारे में बात करना चाहते हैं हम, है क्या, मैंने मेनली बात नहीं की आपके साथ रोटेशन की। अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, अर्थ जो आपकी रोटेट करती है, अर्थ जो आपकी रोटेट करती है, किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे तुम बैठ जाओ, मैंने तुम्हें सिंपल बताता हूं, तुम अपने फैन के ऊपर एक कॉइन रख दो, फैन को ऑन करो, और कॉइन क्या बाहर की तरफ गिरेगा या नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। वो क्यों गिरता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती हैं उसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती हैं, सूडो फोर्स आपको पढ़ाया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है वो आपको बाहर की तरफ धक्का मारती है। तो हमने सोचा कि यार अर्थ भी तो इतनी तेज घूम रही है, जब अर्थ के ऊपर हम बैठे हैं तो अर्थ भी तो हमें, अर्थ के घूमने के कारण, क्योंकि अभी तक हमने घूमने वाला इफेक्ट नहीं लिया था, जो ग्रेविटेशन फोर्स हमें पढ़ाया वो तो हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाया, तो घूमने वाली चीज में तो यार कुछ ना कुछ और भी इफेक्ट आ रहा होगा, तो घूमने वाली चीज हमें, जब भी हम किसी घूमने वाली चीज पे बैठेंगे तो वो तो हमें बाहर की तरफ धक्का मारेगी, जब बाहर की तरफ धक्का मारेगी, जब बाहर की तरफ धक्का मारेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी की जो फोर्स हमने F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर कैलकुलेट की है, उसमें माइनस कुछ तो होगा भाई, कुछ तो माइनस होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो फोर्स इतनी कम है कि हम उसको कभी फील नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी इफेक्ट है तो बात तो जरूर करें, बात तो बिल्कुल जरूर करें, ठीक है, क्या पता कोई और प्लैनेट्स हो जो बहुत तेज घूम रहे हो, हमने हमने तो प्लैनेट्स की भी स्टडी करनी होती है, हमने सिर्फ अर्थ पे थोड़ा चिपकी है दुनिया, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स को लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस किस प्लैनेट्स की बात कर चुके हैं, तो इसलिए उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग पहले अर्थ को कंसिडर करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू आती है वो रोटेशन की वजह से कैसे चेंज होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझो कि हमने एक पॉइंट पी लिया, और जो पी पे बंदा बैठा है वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे घूम रहा है। पहली बात ये समझना कि हम जब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है तो हर बंदा सेम 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 रेडियस में नहीं घूम रहा है, सेम रेडियस के सर्कल में नहीं घूम रहा। सबसे ज्यादा पता कौन घूम रहा है, आप बॉल को घुमा के देखो भाई, आपको पता चल जाएगा। आप बॉल को घुमाओ और आप मुझे बताओ क्या बॉल का हर पॉइंट क्या सेम सर्कल से घूमता है, बिल्कुल नहीं घूमता। तो अगर हमने कोई एक बंदा लिया जो इधर पी पॉइंट पे है, क्या वो कितने सर्कल से घूम रहा है, वो इतने रेडियस से घूम रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो ज़्यादा है, ये कम रेडियस से घूमता है। और फिर इधर सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हमने पता लगाया कि ये जो रेडियस अच्छा यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है ना, ये कोई भी सर्कल का ये वाला पॉइंट है जो सेंटर के साथ ज्वाइन करने पे ये एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं हर जगह का। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिली, कैपिटल आर कॉस लैम्डा, देखो लगाओ मैथमेटिक्स दिख जाएगा आपको, ये देखो, ये स्मॉल आर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कॉस लैम्डा आएगा, देखो ये 90 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा नहीं सॉरी, देखो बता दो, ये देखो ये है ना, ये एंगल 90 माइनस लैम्डा है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड साइन होती है, तो साइन 90 माइनस लैम्डा क्या होगा, कॉस लैम्डा। ऐसे भी दिख रहा है, और भी तरीका है इसको देखने का, आप देख सकते हो आराम से। तो यहां से आपको पता चला कि जो पॉइंट पी पे कोई भी बॉडी है वो
रेडियस कैपिटल आर से नहीं घूम रही है, वो रेडियस स्मॉल आर से घूम रही है, और स्मॉल आर किसके बराबर है? पहली बात तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, वो आर कॉस लैम्डा है। प्लीज़ ये एक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चली, ये आपको समझ आनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमें पता चला कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है किसी भी बंदे पे या किसी भी बॉडी पे जब वो घूमता है, तो वो होती है एम आर ओमेगा स्क्वेयर। समझ आ गई भाई बात? ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो फिर हमने देखा यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बने। देखो ये फोर्स निकाली है मैंने एफ सी अलॉन्ग ए। क्यों ऐसे कैसे आ गई भाई? हमें मालूम है सेंटर से। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा था ना, मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार पढ़ा मैंने बोला यार तुम लोगों ने सिखाया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंटर से पास करती है, सेंटर से होके जाती है, या सेंटर के अलॉन्ग होती है, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सेंटर के अलॉन्ग बना नहीं रहे, सेंटर तो ये है। ओ भाई, सेंटर इसका नहीं लेना है, सेंटर इसका नहीं लेना, ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर लेना है, वो तभी सी से लेना है। इसीलिए ये जो है वो इधर बनाई है। फिर इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक इस लाइन में और एक इसके परपेंडिकुलर। इस लाइन में क्यों बनाया? क्योंकि ये वो लाइन है जिधर आपका mg एक्ट कर रहा है। mg कहां एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो बॉडी है ये p पे बैठी है, जो इसकी फोर्स कहां लग रही है? इसको फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ये बनाया मैंने लिखा भी हुआ है mg। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? mg माइनस एफ सी कॉस लैम्डा। इसके आगे तुम कैलकुलेशन करो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी इक्वेशन आई वो ये लिखी है मैंने कि अल्टीमेटली रोटेशन के कारण g माइनस ये बनता है, ये बनता है। तो अब तुम बताओ लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होगी? जीरो। लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे जीरो होगी, लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे जीरो होगी। लैम्डा की वैल्यू अगर इक्वेटर पे जीरो होगी तो आपका जी लैम्डा किसके बराबर आया? जी लैम्डा किसके बराबर आया? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। यानी कि इक्वेटर पे बैठने वाला बंदा सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और मिनिमम जी कहां पे होता है? इक्वेटर पे। और पोल्स पे, पोल्स पे बताओ ना, पोल्स पे बैठा हुआ बंदा कितने रेडियस से घूमेगा? घूमेगा ही नहीं मेरे भाई। बिल्कुल पोल पे, एग्जैक्ट पोल पे बैठा हुआ बंदा किसी भी रेडियस से नहीं घूम रहा। इसलिए वहां पे कॉस, वहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है? देखो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। कॉस 90 जीरो होता है, तो अल्टीमेटली जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? जी पोल्स पे ऊपर। ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर किया यहां पे अभी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप यहां से पढ़ोगे, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो पूछोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? कुछ नहीं है, कोई भी। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मैं विजुलाइज नहीं कर सकता। दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं ना, चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जितनी भी आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ते हो ना, तो यानी दूर से वो अप्लाई होती हैं, उनमें हम फील्ड की बात जरूर करते हैं कि भाई एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, और ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है बिना उसको टच किए हुए। उसका इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर ऐसा। इस मेन बॉडी एम का, जिसका मास एम है, इसका इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक है? एक स्पेस बनेगा ना इसके अराउंड, जिसका इसमें इसका इन्फ्लुएंस होगा। जैसे आप अपने नेबरहुड में आपका इन्फ्लुएंस होगा, यार आपको लोग जानते हैं, सब कुछ है आपका, वहां पे रुतबा है, आप वहां पे आपका इन्फ्लुएंस है। जैसे जैसे आप अपने घर से दूर जाते जाते हो, आपको कोई जानता नहीं है, फिर तो वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस कम होता जाता है। तो उसी तरह से ये भी है। ग्रेविटेशन फील्ड इस मास का जितनी दूर दूर जाते जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फील्ड इसका कम होता जाएगा। लेकिन अब हम मेजर करना चाहते हैं। मेजर करने के लिए रूल क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपने एक टेस्ट मास रखना है इसके। मैं कोई पूछ रहा है, बता यार, ठीक है बातें तो तुमने कर दी, मुझे बताओ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैंने जो बनाया, इस पी पॉइंट पे बताओ यार कितना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये बोल दिया किसी ने, मेजर करके बताओ। क्वालिटेटिवली तो आपने बातें कर ली कि हाँ यार उसका इन्फ्लुएंस है, दूर जाओ तो इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, लेकिन बता रहा वैल्यू बता कि यहाँ पे फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक अ टेस्ट मास। कोई अपनी मर्जी का एक मास ले लो एम, इन दोनों की फोर्स को मेजर करो, कैलकुलेट करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। कितनी आई वो? जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। आर ये डालना भाई, कैपिटल आर नहीं डालना, कैपिटल आर रख दो रेडियस के लिए, रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, वो कभी कभी आता है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी की, अर्थ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आ गया आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब क्या करो, ये तो फोर्स निकाली ना, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो जिस मास को तुमने लिया था उससे डिवाइड कर दो।
तो उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या फॉर्मूला बन गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें, रीड करो इसको, आएगा आपको समझ, आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये बताइए पॉइंट मास के लिए मैंने बताई हुई है, ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो इसको। न्यूटन पर केजी इसके यूनिट्स होंगे, कोई डिफिकल्टी आएगी तो पूछो, ये छोड़ दो, ये पेजेस छोड़ दो अभी, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो इनको, इनको छोड़ दो, ठीक है, ये अभी नहीं कर रहे हम कुछ भी, अभी आप डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ोगे आप। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये बीच में कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, ये अभी बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्या, आते ही नहीं है, ठीक है। तो आगे आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की कहानी सुनो क्या है यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई थी, तो वहां पे आपने वैल्यू निकाल दी थी mgh, तो अब यहां पे क्या कौन सी नई स्टोरी आ गई, नई स्टोरी ये है भाई कि वहां पे आप जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान रहे थे, तो जी क्या हम गलत कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे, कुछ हद तक आप उसकी कांस्टेंट मान सकते हो, कुछ लिमिटेड हाइट्स तक आप उसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हो, तो इसलिए एमजीएच बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे, जब हम बड़े बड़े रॉकेट्स की बात करेंगे जो हज़ारों किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो तब जी की वैल्यूज़ क्या चेंज होती हैं या नहीं होती, तो तब तो जी की वैल्यू चेंज होती है। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो आपको मालूम है बड़े अच्छे से कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। आपको लिखवाया था मैंने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब भी आप यहां पे भी कैलकुलेट करोगे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी आपको। तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी तो आपने क्या करना है, पहले वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्या कैलकुलेट करना है भाई, वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको, एक चीज को पहले रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते टाइम हम रेफरेंस मानते हैं इन्फिनिटी को, कि भाई इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग जीरो है, वहां पे आप मान सकते हो कि उस बॉडी पे कोई असर नहीं है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हो, जीरो मानते हो। कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो फिर आपने बोलना है कि इन्फिनिटी से एक बॉडी को अर्थ के सरफेस पे या कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा, इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैं बताता हूं कैसे, ये देखो ये डायग्राम है इसकी, अंडरस्टैंड करना। इन्फिनिटी पे से कहां तक लाना है आपने, अर्थ के सरफेस तक, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे पी पे कैलकुलेट करना चाहते हो आप, ठीक है, कि यहां पे अगर कोई बॉडी रखी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये अर्थ है, यहां पे कितनी होगी। तो हमने एक वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में आपको कितना काम करना पड़ा, वर्क डन कैलकुलेट करो, वही इसका आंसर आ जाएगा, बस यही इसका सिंपल काम है इस डेरिवेशन के अंदर, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं करना आपने, ये स्टेटमेंट्स पढ़ो, आपको मालूम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सॉरी, पॉइंट ए पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ले लिए जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने, और हम क्या जब वेरिएबल फोर्स होती है ना तो हम क्या करते हैं, फोर्स तो पूरी वेरी कर रही है यहां से लेके यहां तक, जब इन्फिनिटी से लेके यहां तक आओगे हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने पे फोर्स चेंज होती है। इसलिए हमने छोटा सा पार्ट लिया dx, जहां पे हमने ये माना कि फोर्स यहां पे कांस्टेंट है, और पहले dw सिर्फ कैलकुलेट किया इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए dw कैलकुलेट किया, उसका आंसर आपने क्या लिखा, एफ dx, तो ये बन गया वो। फिर जब इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू कहां तक, r तक, r डिस्टेंस है ना इसका रेडियस से रेडियस है नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ से, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इसकी इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट द रिजल्ट। इंटीग्रेशन में किसी को डिफिकल्टी आएगी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका इसमें, एस्केप वेलोसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों डेरिवेशन, पीछे वाली और ये वाली डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मिलती जुलती डेरिवेशन हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपको अर्थ से एक ऐसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है अर्थ से कि वो कभी रिटर्न हो ही ना पाए, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने का मतलब हुआ कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। तो दिट मीन्स अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल फंडा लगाया हमने बोला कि हम देखेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ेगा, एक बॉडी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी है उसको इन्फिनिटी तक लेके जाने में कितना, उल्टा चल रहा है। अब पड़ी कहाँ है ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे, लेके कहाँ जाना है, इन्फिनिटी पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में उल्टा था,
यहां तक लेके जाना है, फिर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वहां पे वर्क डन कैलकुलेट किया, वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ गया। लेकिन यहां पे जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे ये वर्क डन देगा कौन, ये वर्क डन करेगा कौन, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, जो आपने उस ऑब्जेक्ट को पहले दी। और काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी दी, आप उसको बोलोगे हाफ एम वी ई स्क्वेयर। वी ई स्क्वेयर क्या, वी क्या, ई वी ई क्या है, वी ई है एस्केप वेलोसिटी। वी क्या है, एस्केप वेलोसिटी। उस एस्केप वेलोसिटी को, उस एस्केप वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं। इस वो जो एस्केप वेलोसिटी है वो वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। देखो वर्क डन कैलकुलेट किया, ये बीच में वर्क डन कैलकुलेट किया है, लिमिट्स देखो उल्टी हो गई, ठीक है, आंसर ये आ गया। और इसको किसके साथ, ये देखो वर्क डन को इक्वेट किया किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, यहां से ये मिला। और इससे हमें ये भी पता चला, एक चीज नोट करनी है, यहां पे पूछते हैं छोटी छोटी बातें, वो मास पे डिपेंड नहीं करती इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी है वो मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। चाहे हाथी को फेंकना हो या छोटी सी बॉल को फेंकना हो, सेम इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो अर्थ को एस्केप करेगी। अब बड़े लोग घबरा जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो ना हो सकता है। ओ भाई, हाथी को इनिशियल वेलोसिटी देने के लिए जोर भी तो उतना ही लगाना पड़ेगा। समझ आई बात, वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, बाकी फोर्स तो ना बोला उसने नहीं डिपेंड करती, जो उसको स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी भी तो क्रिएट करनी है किसी ने, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना आप, ठीक है, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल बोलना है कि भाई मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि भाई मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती, तो सिंपली से कि मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन की है हमने, ये सब आपने याद रख लेना, ये कैसे है, कुछ नहीं है इसके अंदर, वो कोई कोई कारनामा नहीं है इसके वेलोसिटी को समझना, वेरी सिंपल, ठीक है। डिफिकल्टीज आएंगी तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। ऑर्बिटल वेलोसिटी में पता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये अर्थ, इस अर्थ के ऊपर एक छोटा सा टावर बना हुआ है और तुम चढ़ गए यहां पे, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, यहां चढ़ गए और यहां से बॉलिंग फेंकनी शुरू कर दी, बड़ा जोर है तुम में, एक बॉल गई इधर गिरी, और जोर से फेंकी इधर गिरी, और जोर से फेंकी इधर गिरी, इतनी जोर से फेंकी इधर गिर गई। समझ रहे हो आप बात, बड़ा जोर है, मैंने पहले ही बोला तुम में बहुत जोर है, ठीक है। अब तुमने इतनी जोर से फेंकी कि भाई वो ना अर्थ के कर्वेचर को ही क्रॉस करके इधर वापस आ गई। समझ आई बात, किसी पर्टिकुलर हाइट एच पे जाके। ऐसे ही सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा जाता है और वहां से उसको एक ऐसी वेलोसिटी पे फेंका जाता है कि वो पूरे अर्थ के चक्कर काट देती है। ये समझना है आपने इस बात को, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम यहां पे बनी है और उसके बेसिस पे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट की है। नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, इसमें सिंपल फिनोमिना, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सैटेलाइट जो घूमता है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है, द ग्रेविटी बिटवीन देम, वही कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी आएगी, ये आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, आर कितना है, आर प्लस एच, क्योंकि एच हाइट पे जाके गए हो आप, इन दोनों को इक्वेट किया तो यहां से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, आगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ये भी मुश्किल नहीं है, इसको अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, टाइम पीरियड सैटेलाइट को कितना लगता है घूमने में, अर्थ के एक चक्कर काटने में, तो जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस कितना है, ये देखो ये अर्थ थी, सर्कमफ्रेंस ये है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अगर मैं यहां से मेजर करूं उसका तो कितना आया, आर प्लस एच। तो इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये ले लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आप पीछे निकाल के लाए हो तो उसी को कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। ये करने की जरूरत नहीं है, हाइट ऑफ सैटेलाइट और एंगुलर मोमेंटम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के यूजेस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें अर्थ सन दिखाई देता है, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो जानबूझ के उनको घुमाया जाता है वेस्ट टू ईस्ट, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में वो भी घूमते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं और उतनी स्पीड से घूम रहे हैं, अर्थ को अपनी रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर, उसको भी अर्थ के चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर। इसलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अर्थ के साथ बात कर रहे हैं, वो अर्थ के साथ रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, दैट इज बाय द नेम इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर इसके यूजेस पढ़ो और कुछ नहीं करना तुमने इसमें,
इसी तरह से पोलर सैटेलाइट्स कैसे घूमते हैं ये देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसमें दोनों बनाए हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर प्लेन के अराउंड घूमता है, ये पोलर ऐसे घूमता है, पोलर सैटेलाइट, इसीलिए इनको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। इनकी हाइट बड़ी कम होती है, कम हाइट पे घूमते हैं। याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, बट बड़ी डेप्थ नहीं है आपको इसकी, इसके यूजेस ज़रूर पढ़ने हैं, उसके भी यूजेस ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, इतना इतना ही रखो इस वीडियो के अंदर, वीडियो लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच।